नमस्कार, मैं नितिन। सोचिए 1978 में चीन एक ऐसा देश था जहाँ पे गरीबी थी, भूखमरी थी, दो वक्त की रोटी के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन 45-50 साल में उसी चीन ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की रेस में अमेरिका तक को हिला दिया। उसने ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री सिस्टम बनाया, बल्कि हर फील्ड में, चाहे वो डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सपोर्ट्स हो, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट किया जैसे पूरा वर्ल्ड उसका क्लाइंट हो। क्या ये सिर्फ सस्ती लेबर का खेल है या फिर इसके पीछे कोई गहरी और विजनरी मास्टर प्लान है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे चाइना के उस ग्रोथ मॉडल के बारे में जिसे पूरी दुनिया ने अंडर एस्टिमेट किया या फिर नज़रअंदाज। भारत और चीन दोनों देश लगभग एक ही टाइम पर आज़ाद हुए थे। दोनों के पास बहुत बड़ी जनसंख्या, अपनी समस्याएं और अपना इतिहास था। लेकिन चाइना आज वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए। आज का सुपर पावर चीन कभी बिखरा हुआ और गुलामों जैसा देश था। गृह युद्ध और विदेशी कब्जे ने चीन को बर्बाद कर दिया था। अशिक्षा, राजनीति में अस्थिरता और गरीबी चाइना की पहचान बन चुकी थी। 1949 में माओ जेडांग ने कम्युनिस्ट चीन की नींव रखी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी, असली संघर्ष अभी बाकी था। माओ ने सोचा कि चीन को बदलने के लिए सिर्फ एक विचारधारा काफ़ी है। 1958 में उन्होंने शुरू किया द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका टारगेट था चाइना को इंडस्ट्रीज़ का हब बनाना। लेकिन जब प्लानिंग ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो और नेतृत्व में समझ की इतनी ज़्यादा कमी हो, तब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकला 3 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे मर गए। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकालों में से एक था। 1966 में माओ ने एक और क्रांति की शुरुआत की। इस बार किताबों को ही दुश्मन बना दिया गया। वहाँ पे कहा गया कि पुरानी सोच को बदलो, बुद्धिजीवियों को हटाओ। स्कूल बंद कराए गए, प्रोफेसर्स को मारा गया और नौजवानों को शिक्षा से दूर कर दिया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा तो वही निकला जो शायद किसी और देश का भी निकल सकता है। खैर, चीन काफ़ी पीछे चला गया, लेकिन चीन ने एक बात ज़रूर सीखी कि इमोशंस और खोखले वादों से या फिर नारों से कभी भी देश नहीं बनते। 1976 में माओ की मौत हो गई। चीन एक बार फिर चौराहे पर खड़ा था। देश थक चुका था डर, भूख और असफलताओं से। तब एक नया नेता आया, एक ऐसा इंसान जिसने चीन की किस्मत पूरी तरह बदल दी। उनका नाम था डेंग सियाओपिंग। उन्होंने कहा कि बिल्ली काली हो या सफ़ेद फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते वो चूहे को सही से पकड़ सके। 1978 में डेंग सियाओपिंग सत्ता में आए और यहीं से चीन की असली क्रांति शुरू हुई। उन्होंने कहा कि हमारी गरीबी की वजह बंद दिमाग और बंद बाजार है। मार्केट को खोला, प्राइवेट बिजनेस को परमिशन दी और विदेशी निवेश था उनको न्योता दिया। यहीं से चीन का ग्राफ था वो लगातार बढ़ता गया। उन्होंने कम्युनिस्ट सोच से हटकर एक प्रैक्टिकल सोच की शुरुआत की। डेंग ने चाइना को वो दिया जो चाइना चाहता था, आज़ादी से बिजनेस करने की छूट, लेकिन कंट्रोल के साथ। अब चीन ने SEZ बनाने शुरू कर दिए। SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इन SEZs में विदेशी कंपनियों को सस्ती लेबर मिलती, टैक्स के अंदर बहुत सारी छूट मिलती और जो इनकी प्रोजेक्ट्स थे उनको परमिशन बहुत जल्दी से मिल जाती थी। सबसे पहला SEZ बना चीन के शेंजन गांव में। थोड़े वक्त तो ये गांव था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोडक्शन और टेक का हब बन गया। अब शेंजन को चाइना की सिलिकॉन वैली बोला जाता है। इन SEZs ने चाइना को ग्लोबल मार्केट का फेवरेट बना दिया और यही था चीन का पहला कदम दुनिया की फैक्ट्री बनने की तरफ। चीन ने सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं बनाई, बल्कि सबसे पहले बनाया तेज रोड, बंदरगाह, रेलवे और बिजली का नेटवर्क। क्योंकि वो जानते थे अगर माल बन भी जाए और निकल ही ना पाए तो फ़ायदा क्या। सरकार ने हर शहर को एक इंडस्ट्रियल रोल दिया। कहीं मोबाइल बनेंगे, कहीं खिलौने, कहीं कैमरा तो कहीं चिप्स, यानी हर शहर बन गया एक स्पेशल हब। इसी मॉडल ने चीन को दिया मास प्रोडक्शन में दुनिया का बादशाह बनने का ताज। बहुत लोग कहते हैं कि चीन सिर्फ कॉपी करता है। शुरुआत में ये बात बिल्कुल सही थी। चीन ने स्टार्टिंग में अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देशों से चीज़ें कॉपी की। लेकिन आप ये बात समझिए कि चीन ने सिर्फ कॉपी नहीं की, चीन ने उस कॉपी को मास प्रोडक्शन में भी बदला। वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते गए, सुधार करते गए और फिर वही सारी चीज़ें अपने खुद के देश में बनानी शुरू कर दी। आज वही चीन खुद की मोबाइल ब्रांड बना रहा है, खुद की कारें बना रहा है, खुद की चिप्स बना रहा है और इन सब चीज़ों को दुनिया भर में बेच भी रहा है। टेक्नोलॉजी में चीन की छलांग सिर्फ कॉपी से AI तक है।
चाइना ने इतने इनोवेशंस किए कि आज अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे, BYD और DJI जैसी कंपनियों के नाम पूरी दुनिया जानती है। चाइना के अंदर वर्ल्ड की दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, यानी वो स्टार्टअप्स जिनकी मार्केट वैल्यू कई कई करोड़ डॉलर्स के अंदर है। चाइना ने सिर्फ सस्ते मोबाइल नहीं बनाए, उन्होंने 5G, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने सीखा कि पहले कॉपी करो, फिर बेहतर करो और फिर वही माल दुनिया को बेचो। डिजिटल पेमेंट में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। जब पूरी दुनिया कैश और कार्ड के झंझट में फंसी हुई थी, तब चाइना पूरी तरह डिजिटल पेमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा था। हम तो आज भी QR कोड स्कैन करते हैं, लेकिन वो लोग QR कोड से भी एक स्टेप आगे जा चुके हैं। अब उनको पेमेंट करने के लिए अपने पॉकेट में फ़ोन लेके घूमने की जरूरत नहीं होती। वो मार्केट में जाते हैं, अपना हाथ स्कैन करवा लेते हैं या फेस स्कैन करवा लेते हैं, वहीं से उनके खाते से पैसा कट जाता है। वहाँ के लोगों और सरकार ने जो टेक्नोलॉजी है उसको टूल की तरह इस्तेमाल किया है। उस टेक्नोलॉजी से वो लोग डरे नहीं हैं। जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि चीन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा सकता है, प्रोडक्शन निकाल सकता है, तब चीन ने अंतरिक्ष की दौड़ में भी एंट्री मार ली और 2003 में उन्होंने अपना पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजा और 2020 में चांद पर अपना रोवर भी। चीन ने बिना नासा की मदद से अपना स्पेस स्टेशन भी बना लिया और 2040 तक जो चीन का टारगेट है वो है चांद के ऊपर अपना बेस बनाना और माइनिंग शुरू करना। यानी अब स्पेस में भी वो लोग लिख देंगे मेड इन चाइना। अगर कोई पूछे कि चीन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो जवाब होगा शिक्षा और स्किल्स। वहाँ पर लोगों ने स्कूलों को एक मिशन की तरह ट्रीट किया। वहाँ पर 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, सख्त लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम लेकर आए। वहाँ पर टीचर्स को सबसे ज़्यादा सैलरी और सम्मान दिया गया। चीन ने अपने इतिहास से बहुत सीखा। उन्होंने देखा कि जब माओ के टाइम पर टीचर्स को पीटा गया, बच्चों को और नौजवानों को शिक्षा से दूर किया गया, तब चीन काफ़ी पीछे चला गया था। अब वहीं उसके विपरीत जब शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया तो चीन इतना आगे निकल गया कि चीन को कोई छू भी नहीं सकता। वहाँ पर बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वहाँ पर AI, कोडिंग, मैथ्स और रोबोटिक्स जैसी स्किल सीखते हैं। वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट किया गया और प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दिया गया। वहाँ पर सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं कि आज आप बच्चों में इन्वेस्ट करो तो कल देश में इन्वेस्ट अपने आप हो जाएगा। चीन का सिस्टम डेमोक्रेसी जैसा नहीं है। वहाँ की सरकार जो तय करती है वही धरातल पर जल्दी उतरता है। वहाँ पर चुनाव नहीं है, बहस नहीं है, विरोध नहीं है, जो कि गलत बात है, लेकिन वहाँ का अलग मुद्दा है। वहाँ पर टॉप डाउन एग्जीक्यूशन है, मतलब सरकार ने जो फैसला ले लिया और जो प्रोजेक्ट लगाने की सोच ली वो तुरंत प्रभाव से धरातल पर काम करना शुरू कर देती हैं वहाँ की कंपनीज। अपने यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हम अपने विचार और भी अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम की रफ्तार धीरे है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सोचें, अगर यहाँ पर मेट्रो बनानी है तो यहाँ पर सालों की फाइलबाजी चलेगी, लेकिन वहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पर कोई फाइलबाजी का झंझट नहीं होता। अगर वहाँ पर आज मेट्रो बनानी शुरू करनी है तो उसको बहुत ही जल्द समय में वहाँ पर काम को ख़त्म भी कर दिया जाता है। भारत और चीन दोनों देशों में टैलेंट है, अपनी हिस्ट्री है, पोटेंशियल है और पॉपुलेशन है। तो फ़र्क कहाँ है? हमारे अंदर फ़र्क इतना है कि चीन ने सबसे पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, हमने बहसें और योजनाएं बनाई, उन्होंने सड़कें और फैक्ट्रियां बनाई, उन्होंने रिसर्च और स्किल्स के ऊपर ध्यान दिया। हम आज भी रट्टा सिस्टम और नंबर के पीछे भागते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स की तरफ ध्यान दिया। हमने अभी शुरुआत की है और हमारी स्पीड जो है वो बहुत कम है। और सबसे जो बड़ी बात है कि चीन के अंदर कोई भी पॉलिसी डिसाइड कर ली तो उसी दिशा में वो लगातार काम करती रहती है, और हमारे यहाँ पर पॉलिसी इतनी बार बार बदलती हैं और ज़मीन पर पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती हैं। कई बार सवाल उठता है कि भारत भी चाइना जैसा कर सकता है क्या? तो जवाब ये है कि बिल्कुल कर सकता है। हमारे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमें चाइना से ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। हमें भी चाहिए बिल्कुल साफ, तेज और स्पष्ट नीतियाँ। हमें हमारी शिक्षा के अंदर और स्किल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए। हमें भी स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए सपोर्ट चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तो हम भी चाइना की तरह ग्रोथ कर पाएंगे। और यूथ के लिए चाहिए कि यूथ ज़्यादा सरकारी नौकरी के चक्कर में ना भागे। मिल रही तो है तो ठीक है, वरना अपना कोई स्टार्टअप शुरू करे, अब कोई स्किल सीखे। मैंने अपने चारों तरफ नोटिस किया है कि जो यूथ है वो 8-8, 9-9 साल तक कोचिंग सेंटर में किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता रहता है। इतना समय ख़राब करने की बजाय वो थोड़े साल कोचिंग पे ध्यान दे, उससे कोई भी टेस्ट क्लियर हो पा रहा है तो ठीक है, वरना कोई छोटा मोटा अपना स्टार्टअप शुरू करे, कोई स्किल सीखे और अपना व्यापार शुरू करे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। चीन की कहानी कोई जादू नहीं है, यह सालों की मेहनत, प्लानिंग और डिसिप्लिन का नतीजा है। वहाँ पर आज़ादी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जो विकास का मॉडल है उसे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। इस वीडियो का मकसद चीन की तारीफ करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ खड़े हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम बहस करेंगे या फिर बदलाव लेके आएंगे।
इस वीडियो का मकसद ना ही तो किसी देश की तारीफ करना है, ना ही अपने देश की आलोचना करना है, बल्कि है तो एक आईना है जो दिखाता है अगर किसी भी देश की इच्छा शक्ति हो तो वो देश कितनी भी ऊंचाइयों तक जा सकता है। आज भारत के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, टेक्नोलॉजी का बढ़ता दायरा है और एक लोकतांत्रिक देश है जिसको सही दिशा में मोड़ा जाए तो वो एक चमत्कार कर सकता है। और अगर इस वीडियो से आपको कोई नई सोच, नया विजन, नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को खाली देखकर मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और द नितिन भारद्वाज फाइल्स को देखते रहिए। धन्यवाद।